Hello guys, today we will start our second chapter of accountancy, that is basic accounting terms. We all know that we have to know all the accounting terms to know the accounting. जैसे किसी की भी लैंग्वेज को समझने के लिए, किसी की बात को समझने के लिए ज़रूरत होती है उसकी लैंग्वेज को जानना, ऐसे ही अकाउंटेंसी को समझने के लिए ज़रूरी होते हैं हमारे बेसिक टर्म्स। जैसे आपने फर्स्ट टाइम अकाउंटेंसी पढ़ी है तो हम टीचर्स जब पढ़ाते हैं तो उसमें वर्ड्स आते हैं कैपिटल, डेटर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टमेंट, तो हम लोग सोच में पड़ जाते हैं ये कौन से वर्ड्स हैं, ये तो आज तक हमने कभी सुने ही नहीं, क्योंकि हम तो इनको डेली लाइफ में यूज़ ही नहीं करते। अब जब हम अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, अगर इन वर्ड से हम फैमिलियर हो जाएं, अगर हम समझ जाएं इनका मीनिंग क्या है, तो अकाउंटिंग समझना हो जाता है बहुत ही ईजी। तो जो हमारी अकाउंटेंसी की लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, हमारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। Today we will discuss our all basic accounting terms which help us to know the accounting clearly. Let's start with the first term. First term is business transaction. Business means क्या होता है? Business means होता है purchasing and selling of good, and transaction means exchange of anything. So finally business transaction means क्या होता है? Exchange of goods and services with cash or in terms of money. बिज़नेस ट्रांजेक्शन मीन्स सिंपली जब हम किसी चीज़ को परचेज़ या सेल करते हैं तो उसके बदले में क्या करते हैं, कुछ मनी पेड करनी होती है, कुछ भी चीज़ देनी होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बिज़नेस ट्रांजेक्शन। अब बिज़नेस ट्रांजेक्शन होने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। वो क्या होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी चीज़ का एक्सचेंज होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई भी पर्सन आपके पास आता है और ओनली रेट पूछ कर चला जाता है तो दिस इज़ नॉट अ ट्रांजेक्शन, कोई भी चीज़ का एक्सचेंज नहीं हुआ, तो उसको हम बिज़नेस ट्रांजेक्शन की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। फर्स्ट चीज़ कि किसी भी चीज़ का एक्सचेंज होना चाहिए। सेकंड, उसकी वैल्यू मनी वर्थ में होनी चाहिए। इट मीन्स कोई आपके पास आता है और सिंपली आपका हालचाल पूछकर चला जाता है तो कोई भी एक्सचेंज नहीं हुआ, तो उसकी जो भी पर्सन किसी भी चीज़ को लेने के लिए आता है तो उसकी कोई ना कोई मनी वर्थ ज़रूर होनी चाहिए। थर्ड चीज़, जो हमारे बिज़नेस ट्रांजेक्शन होते हैं वो हमारे बिज़नेस की इक्वेशन, जिसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं, इट मीन्स हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ उन पे इफ़ेक्ट डाल रहे होते हैं, उसकी वजह से उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहा होता है। तो बिज़नेस ट्रांजेक्शन क्या होते हैं? बिज़नेस में जब भी किसी गुड एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बिज़नेस ट्रांजेक्शन। बिज़नेस में होने वाला एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज। बिज़नेस ट्रांजेक्शन को टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ रिलेशन विद द अकाउंटिंग यूनिट। रिलेशन विद द अकाउंटिंग यूनिट में हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है इंटरनल ट्रांजेक्शन एंड सेकेंड वन इज़ एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। इंटरनल ट्रांजेक्शन मीन्स when the transaction occurred only in the enterprise, there is no exchange with the outside world. This transaction is called internal transaction. जैसे कि हमारी फिक्स एसेट पे डैप लगा, कुछ भी चीज़ बिजनेस से बाहर नहीं गई, कुछ भी चीज़ नहीं आई, बट इवेंट तो अकर्ड हुई, तो वो क्या कहलाएगा, इंटरनल ट्रांजेक्शन। हमने अपनी एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में गुड को ट्रांसफ़र किया, हमने गोडाउन से अपनी शॉप पर गुड लेकर आए, तो एक्सचेंज तो हो रहा है बट आउटसाइडर कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, तो दिस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड इंटरनल ट्रांजेक्शन। व्हेन वी एक्सचेंज द गुड विद द आउटसाइड पर्सन ऑफ बिजनेस, दिस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। जैसे परचेज ऑफ गुड, सेल ऑफ गुड, अगर कोई भी पर्सन आपसे गुड परचेज करने के लिए आता है, आउटसाइडर है, आप उसको सेल करते हो, उसके बदले में मनी लेते हो, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल। इट मीन्स जब ट्रांजेक्शन में कोई भी आउटसाइडर इन्वॉल्व ना हो, केवल जो एक्सचेंज है वो इंटरनली हो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, तो वो कहलाता है इंटरनल ट्रांजेक्शन। और जब ट्रांजेक्शन किसी भी आउटसाइडर के साथ होता है, उससे कोई भी एक्सचेंज हो रहा होता है मनी का, तो वो क्या कहलाता है, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। तो फर्स्ट वन इज़ रिलेशन विद द अकाउंटिंग यूनिट, यानी उसका रिलेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन से या आउटसाइडर से है, इस पे डिपेंड करता है। तो अगर ओनली ऑर्गेनाइजेशन में ही होता है तो इंटरनल, और अगर आउटसाइडर से होता है तो एक्सटर्नल। सेकेंड वन इज़ मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू। मोड ऑफ सेटलमेंट का मीनिंग क्या होता है? जैसे कि हम जानते हैं जब भी कोई बिजनेस करते हैं तो ओनली कैश बेसिस पर नहीं करते हैं। जो रिटेलर्स होते हैं वो कैश में भी सोल्ड करते हैं और क्रेडिट भी करते हैं।
तो जब कोई भी एक्सचेंज मनी के बदले में होता है, यानी हमने गुड परचेज किया और सेल किया, उसके बदले में कैश पेड किया या रिसीव किया, तो वो कहलाता है कैश ट्रांजेक्शन। इट मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज विद मनी। जिस ट्रांजेक्शन में कैश को इन्वॉल्व कर लिया वो हो गए कैश ट्रांजेक्शन। और जो विदाउट मनी होता है, इट मीन्स हमने क्रेडिट में किया, उधार किया, तो उसमें तो कैश नहीं जाएगा, ओनली गुड चला गया, कैश बाद में आएगा फ्यूचर में, तो वो कहलाते हैं हमारे क्रेडिट ट्रांजेक्शन। यानी जिसमें कैश से एक्सचेंज हो रहा हो वो कैश ट्रांजेक्शन, और जिसमें विदाउट कैश क्रेडिट उधार में हो रहा हो वो होते हैं हमारे क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सेकेंड वन इज़ अकाउंट। अब अकाउंट को हम फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ चुके हैं। हमारे 3 मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं अकाउंट में, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी एंड अकाउंट। ऑल आर डिफरेंट। तो अकाउंट क्या होता है? अकाउंटिंग इज़ द ओनली पार्ट ऑफ अकाउंटिंग जो किसी भी पर्टिकुलर हेड का समराइज रिकॉर्ड बताता है, उसको हम कहते हैं अकाउंट। अकाउंटिंग, अब व्हाट इज़ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग मीन्स होता है, अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द फाइनल यूज़र। यानी बिजनेस में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जो भी प्रोसेस की जाती है वो होती है हमारी अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग का ओनली या सिंगल पार्ट वो क्या कहलाता है? अकाउंट। जैसे कि अगर हम अकाउंट बनाते हैं कैश का, तो वो ओनली कैश के हमें ट्रांजेक्शन शो करेगा, कितना कैश का इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ। अगर हम बात करते हैं सेल अकाउंट की, तो वो ओनली क्या शो करेगा कि हमने कितनी सेल की है, वो परचेज से रिलेटेड रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा। परचेज अकाउंट ओनली परचेज के दिखाएगा। किसी पर्टिकुलर पर्सन का रिकॉर्ड देखते हैं तो वो उसी के ट्रांजेक्शन की डिटेल्स देता है। इट मीन्स अकाउंट इज़ द समराइज रिकॉर्ड ऑफ अ पर्टिकुलर हेड, नॉट ऑफ द बिजनेस। ये केवल किसी भी जिसका आपने अकाउंट बनाया है उसी के ट्रांजेक्शन की समरी दिखाता है, उन्हीं के सारे रिकॉर्ड्स को दिखाता है। थर्ड वन इज़ कैपिटल। जितनी भी मनी बिजनेस में इन्वेस्ट की जाती है, बिजनेस स्टार्ट करते टाइम जितनी भी मनी हमने लगाई वो कहलाती है हमारी कैपिटल। जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पहले क्या करना पड़ता है? पहले कुछ मनी स्पेंड करनी पड़ती है। मनी लगा सकते हैं, कोई मशीनरी अपनी यूज़ कर सकते हैं, अपनी बिल्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो बिज़नेस के स्टार्टिंग प्रोसेस में जितनी भी मनी हमारी स्पेंड की जाती है बिज़नेस के स्टार्टिंग के लिए, वो कहलाती है हमारी कैपिटल। नेक्स्ट वन इज़ ड्राइंग्स। व्हाट इज़ ड्राइंग्स? ड्राइंग्स मीन्स होता है हमारे बिजनेस का एक प्रिंसिपल होता है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, जिसके अकॉर्डिंग बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों डिफरेंट होते हैं, दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो जब भी हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो सारे ट्रांजैक्शन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, बिजनेसमैन के नहीं। तो बिजनेसमैन अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी मनी बिजनेस से विड्रॉ करता है, चाहे वो उसके हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए हो सकते हैं, वो उसके चिल्ड्रन की फ़ीस के लिए हो सकते हैं, एनी एक्सपेंस, whatever it may be, household or personal expense, this is called drawings. Drawings means any expense which is not related with the business. This expense related to the personal expense or household expense of the proprietor or the owner of the business. नेक्स्ट वन इज़ लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ मीन्स क्या होता है? वो अमाउंट जो हमें फ्यूचर में पेड करनी होती है किसी भी पर्सन को, जो हमारे ऑब्लिगेशंस होते हैं वो कहलाती हैं लायबिलिटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने किसी से क्रेडिट परचेज़ की, उसका फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा। हमने बैंक से लोन लिया, फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा। एम्प्लॉय को अपने यहाँ पर रख रखा है, उसने 1 मंथ वर्क कर लिया लेकिन सैलरी नहीं दी, पेड करनी पड़ेगी। तो कोई भी ऐसा एक्सपेंस जिसका पेमेंट अभी नहीं किया बल्कि हम कब करेंगे? फ्यूचर में करेंगे, तो उनको क्या कहते हैं? लायबिलिटीज़, अमाउंट पेड इन फ्यूचर। अब लायबिलिटीज़ को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज़ एंड करंट लायबिलिटीज़। तो वो अमाउंट जो हमें विद इन अ 1 ईयर, विद इन अ 12 मंथ्स पेड करनी होती हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ होती हैं, उनको हम बोलते हैं करंट लायबिलिटीज़। और वो लायबिलिटीज़ जिनका पेमेंट हम आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 12 मंथ्स करते हैं, वो होती हैं हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज़।
जैसे आपने किसी से क्रेडिट गुड परचेज़ किया, अगर आप 2 मंथ्स के बाद 3 मंथ्स के बाद उसका पेमेंट कर देंगे तो दैट इज़ कॉल्ड करंट लायबिलिटी। आपने बैंक से लोन लिया, आप 10 ईयर के बाद उसका पेमेंट करोगे पूरा, तो दैट विल बी कॉल्ड नॉन करंट लायबिलिटी। तो हम करंट और नॉन करंट में जो डिफ्रेंसिएशन करते हैं किसके बेस पर करते हैं? टाइम बेसिस पर। जो 12 मंथ्स के अंदर अंदर पेड हो जाएं वो करंट लायबिलिटी, और जो आफ्टर 12 मंथ्स होंगी वो होती हैं हमारी नॉन करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट वन इज एसेट। एसेट मीन्स क्या होता है? हमारी प्रॉपर्टी, हमारे लीगल राइट्स, कोई भी ऐसी अमाउंट जिससे फ्यूचर में हमें कैश मिल सकता हो, वो हमारी सारी एसेट्स कहलाती हैं। यानी कि हमारी इसमें सारी प्रॉपर्टीज़ भी आ जाती हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, टूल्स। इसमें हमारा कैश, बैंक बैलेंस भी आ जाता है, हमारे कोई इन्वेस्टमेंट पड़े हैं वो भी आ जाते हैं। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिससे फ्यूचर में हम कैश ले सकते हैं, जो हमारे लिए कैश फॉर्म में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एसेट कहते हैं। एसेट को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज़ करेंट एसेट, सेकेंड वन इज़ नॉन करेंट एसेट एंड थर्ड वन इज़ फिक्शिशियस एसेट्स। तो फिक्स एसेट और करेंट एसेट समझते हैं। इनमें डिफरेंस हम 3 टाइप से कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़, जैसे कि हमने करंट लायबिलिटी में पढ़ा था, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो जब भी कोई एसेट, किसी भी चीज़ का पेमेंट हमें विद इन 1 ईयर मिल जाता है, यानी जो लेस देन 12 मंथ्स की होती हैं, उनको हम कंसीडर करते हैं एज अ करंट एसेट। जैसे क्रेडिट गुड परचेज करते हैं, ऐसे क्रेडिट गुड सोल्ड भी करते हैं। क्रेडिट गुड सोल्ड किया, 2 मंथ्स में मनी आ गई तो उसे क्या कहेंगे? करंट एसेट। 3 मंथ्स में आ गई, करंट एसेट। लेकिन अगर आफ्टर 1 ईयर आई तब वो हो जाएगी नॉन करंट एसेट। जैसे कि हमने अपनी इन्वेस्टमेंट कहीं कर दिए और उसका पेमेंट हमें 15 मंथ्स पे मिलेगा, तो वो क्या होगी? नॉन करंट एसेट। तो एक तो हो गया टाइम बेसिस पर, तो 12 मंथ्स में जो पैसा मिल जाएगा वो करंट एसेट, और जो आफ्टर 12 मंथ्स मिलेगा वो होती हैं नॉन करंट एसेट। सेकेंड जो इन पे करते हैं वो करते हैं लिक्विडिटी बेस पर डिफरेंस। जो चीज़ें ईजिली कैश में कन्वर्टेबल होती हैं, यहाँ पर लिक्विड मीन्स वो नहीं होता जैसे वाटर पढ़ा है साइंस वगैरह में, लिक्विड मीन्स होता है ईजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश। वो चीज़ें जिनको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं वो होती हैं हमारी करंट एसेट, और जिनको इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता वो होती हैं हमारी नॉन करंट एसेट। थर्ड डिफ्रेंसिएशन जो करते हैं, थर्ड डिफरेंस हम निकालते हैं किसके बेस पर? मूवेबिलिटी बेस पर। वो चीज़ें जो इजीली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाई जा सकती हैं वो करंट एसेट, और जो मूवेबल नहीं होती वो होती हैं नॉन करंट एसेट। जैसे बिल्डिंग है, एक जगह पर फिक्स है, लैंड है, एक जगह पर फिक्स है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में प्लांट्स लगे होते हैं, फिक्स होते हैं, तो वो होती हैं हमारी नॉन करंट एसेट। और करंट एसेट होती हैं कैश इन हैंड, कैश को कहीं भी कैरी कर सकते हैं, बैंक बैलेंस, कहीं भी डेबिट कार्ड को यूज़ कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड को, डेटर्स, जिन पर्सन को क्रेडिट सेल की है तो वो मूवेबल होते हैं। अब ये जो हमारी नॉन करंट एसेट होती हैं, इनको भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ टैंजिबल एसेट एंड सेकेंड वन इज़ इंटैंजिबल एसेट। टैंजिबल मीन्स विच कैन बी टच्ड और सीन, यानी वो एसेट जिनको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो होती हैं टैंजिबल एसेट। लैंड है, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, इन सबको क्या कर सकते हैं? टच भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये किसका पार्ट होगा? टैंजिबल फिक्स एसेट। सेकेंड वन इज इंटेंजिबल एसेट। तो इंटेंजिबल एसेट क्या होती है? विच कैन नॉट बी टच्ड और सीन। जैसे गुडविल, मार्केट में किसकी क्या रेपुटेशन है उसे फील किया जा सकता है बट टच नहीं किया जा सकता। पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, दीज ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। नाउ थर्ड वन इज द फिक्शिशियस एसेट्स। फिक्शिशियस एसेट्स क्या होती हैं? वो एसेट जिन्हें ना तो परचेज किया जा सकता है और ना ही सेल किया जा सकता है, और जो नेचर में इंटेंजिबल होती हैं उन्हें हम कहते हैं फिक्स एसेट। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? जैसे कि हमने अभी का रिसेंट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि जब कोरोना की वैक्सीन बनी तो क्या वैक्सीन एकदम से बन गई थी?
पहले उसके लिए हमने बहुत रिसर्च की होगी, उसके एक्सपेरिमेंट पे बहुत मनी स्पेंड की होगी। तो क्या सारे हमारे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गए थे? नो। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट पे पैसा लगाया तभी तो सक्सेसफुल हुआ। ऐसे ही बिजनेसमैन है, न्यू टेक्नोलॉजी आती है, कैसे आती है? रिसर्च करके। तो जब किसी बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, रिसर्च करने के लिए, न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए कोई मनी स्पेंड की जाती है, बिजनेस के प्रमोशन के लिए स्पेंड की जाती है, तो कोई फिक्स एसेट तो नहीं आती। बस उसका एडवांटेज हमें बिजनेस में ज़रूर मिलता है। वो एसेट होती हैं हमारी फिक्शियस एसेट्स। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज रिसीट्स। रिसीट्स मीन्स कोई भी मनी अगर हमें कहीं से मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? रिसीट। कोई भी अमाउंट मिल चुकी या फ्यूचर में मिलेगी, बोथ आर इंक्लूडेड एंड रिसीट्स। रिसीट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल रिसीट क्या होती हैं? वो रिसीट जो नॉन रेकरिंग की नेचर की होती हैं, यानी वो मनी जो कभी कभी मिलती है, रेगुलर नहीं मिलती, उसको हम कहते हैं कैपिटल रिसीट। जैसे कि हमने अपनी लैंड सोल्ड कर दी तो डेली तो नहीं करेंगे, बिल्डिंग सोल्ड कर दी डेली तो नहीं करेंगे, तो वो मनी जो रेगुलर बेसिस पे ना मिले उसे हम क्या कहते हैं? नॉन रेकरिंग नेचर की। तो जो नॉन रेकरिंग नेचर की होती हैं, कभी कभी मनी मिलती है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट। इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं सेल ऑफ फिक्स एसेट को। नेक्स्ट वन इज़ रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट मीन्स वो रिसीट जो रेकरिंग नेचर की होती हैं, यानी वो पैसा जो हमें मिलता रहता है कंटिन्यूस बेसिस पर, उसको हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीट। जैसे रेंट रिसीप्ट, रेंट पे अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी दे दी तो एवरी मंथ रेंट मिलेगा। कहीं पे जॉब कर रहे हैं, सैलरी एवरी मंथ मिलेगी। कहीं हमने कोई पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो मनी जो रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती है, यानी कि रेकरिंग नेचर की होती है, उसको कहते हैं रेवेन्यू रिसीट। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मीन्स कोई भी अमाउंट जो हमने किसी भी लायबिलिटी के लिए या किसी भी मनी को, किसी भी गुड को अचीव करने के लिए स्पेंड की, यानी वो अमाउंट जो हमने कहीं स्पेंड की है या जिसका पेमेंट फ्यूचर में करना है, तो वो कहलाता है एक्सपेंडिचर। इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर से वो अमाउंट जो नॉन रेकरिंग नेचर की है, जो नहीं की जाती रेगुलर बेसिस पर, वो होती हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि हमने फिक्स एसेट परचेज़ की, तो डेली तो कोई फिक्स एसेट परचेज़ नहीं करता। मशीनरी की परचेज़, बिल्डिंग की परचेज़, लैंड की परचेज़, ये क्या होती हैं? हमारी कैपिटल रिसीट। ये हमारी कैपिटल को बढ़ाती हैं और ये आती हैं कौन सी? जिनसे हम फिक्स एसेट परचेज करते हैं या बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए जो मनी स्पेंड करते हैं। सेकेंड वन इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स वो एक्सपेंडिचर जो रेकरिंग नेचर के हैं, यानी कि जो हमें एवरी मंथ पेड करने हैं रेगुलर टाइम इंटरवल पर। जैसे कि एम्प्लॉइज़ हैं तो उनको सैलरी पेड करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा, रेंट है किसी प्रॉपर्टी का देना पड़ेगा, रॉ मटेरियल परचेज करना है तो वो पेमेंट करना पड़ेगा। तो वेजेस हो गई, सैलरी पेड किया, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट, रेंट, ये सारे किस में आते हैं? ये आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। थर्ड एंड लास्ट वन इज़ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? वो एक्सपेंडिचर जिनको वन टाइम किया जाता है लेकिन उसका बेनिफिट आगे कई ईयर तक हमें मिलता रहता है, वो एक्सपेंडिचर कहलाते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इसका सिंपल सा एग्जांपल है एडवर्टीजमेंट। जैसे टीवी में जब हम कोई एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो ऐसा है कि हमने वन टाइम देखा फिर कभी दोबारा ना देखें, 1 ईयर तक, 6 मंथ तक हम कंटिन्यूस उसी ऐड को देखते रहते हैं। तो वो जो एक्टर या एक्ट्रेस है या उस ऐड को बनाने में जो पैसे लगे वो तो वन टाइम लगे, लेकिन जब तक वो ऐड टीवी पर आता रहेगा, हमारे प्रोडक्ट का प्रमोशन होता रहेगा, लोग उसको देखते रहेंगे और हमें उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो इस टाइप के जो एक्सपेंडिचर होते हैं उसे कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप आपको ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 में हम देखेंगे बाकी के आगे के टर्म्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।